हेलो बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे फेजर डायग्राम के बारे में, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लास्ट में जो हमने पढ़ा था आरएमएस वैल्यू निकालना। ठीक है ना, किसी भी अपन ने देखा था करंट की आरएमएस वैल्यू निकालना या वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालना अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, वो हमने लास्ट पार्ट में स्टडी किया था। ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर फेजर डायग्राम क्या होते हैं और किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो करंट है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। हम अच्छे से जानते हैं कि करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और करंट का फेजर डायग्राम हमें क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चों, इसमें चैप्टर के अंदर जब हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा तब हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट साथ में मूव कर रहे हैं, जबकि जब हमारे पास इंडक्टेंस, ठीक है, जब हमारे पास इंडक्टर आएगा और जब हम देखेंगे कि कैपेसिटर हमारे पास आएगा तो जो वोल्टेज और करंट होंगे दोनों में कुछ फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एंगल से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अच्छे तरीके से पता है, जो वेक्टर्स हमने पढ़े थे 11th क्लास के अंदर, तो हमने देखा था कि जो थीटा हम निकालते हैं तो थीटा से हम तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी और आई इनमें कुछ फेज डिफरेंस होगा इसके अंदर। ठीक है ना, वो एक फेज में भी हो सकते हैं, सेम फेज में, जैसे कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम देखेंगे एक ही फेज में होंगे वी और आई। और फिर हम देखेंगे इंडक्टर सर्किट हमारा आएगा जिसके अंदर वी और आई, ठीक है, दोनों के अंदर π/2 का फेज डिफरेंस होगा। करंट जो होगा वो वोल्टेज से π/2 पीछे चल रहा होगा। ठीक है ना, π/2 एंगल का फेज डिफरेंस होगा। और जो कैपेसिटेंस वाला सर्किट हम पढ़ेंगे लास्ट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसके अंदर करंट जो है वो आगे चलेगा वोल्टेज से π/2। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम करंट को यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की जैसे मानते हुए, ठीक है, इसी को हम टेंसर क्वांटिटी में बोलते हैं, जिनको हम दोनों तरीके से रीड कर सकते हैं और उन्हीं चीजों का फिर हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे करंट को हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हुए ट्रीट करेंगे। करंट एंड वोल्टेज दोनों ही स्केलर है, पर दोनों को हम वेक्टर मानते हुए कैलकुलेट करेंगे। अगर उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है और रिजल्टेंट हमारा जो भी है पर्टिकुलर किसी वैल्यू के ऊपर क्या आएगा, वो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टर वाले जो हमारे फॉर्मूला है, पैरेललोग्राम लॉ है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जो भी हमें रिजल्ट निकालना होगा, ठीक है, तो रिजल्ट निकालने के लिए हम वेक्टर लॉ यूज करेंगे और उसमें जो पैरेललोग्राम मेथड है, ठीक है, उसमें जो डायगोनल हमारा होता है पैरेललोग्राम के अंदर जो कि रिजल्टेंट को शो करता है, इसमें भी हम देखेंगे कि वेक्टर डायग्राम के अंदर रिजल्टेंट हम उसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको वेक्टर मानते हुए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो फेजर डायग्राम है हमारा, ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं आपको बना के बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो, एक जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। सपोज ये वाला हम मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मैंने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, ठीक है, एंगल को मैं मान लेता हूँ ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मानता हूँ a0, यहाँ पे मैं पॉइंट मान लेता हूँ a, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है इसे मैं O मान लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे ये जो है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ये इसको मैं V0 मान लेता हूँ, V0, और यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, उसको मैं V मान लेता हूँ। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं P कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये हमने डायग्राम बनाया है ये वोल्टेज के लिए है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने डायग्राम बनाया है ये वोल्टेज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, और वोल्टेज की देखो यहाँ से इस फेजर को देख के मैं वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो देखो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लिखूं, एंटी क्लॉकवाइज हम इसका मूवमेंट मान रहे हैं, और अपन जानते हैं कि कोई भी जो साइन वेव है हमारी, 11th क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो हमारी साइन वेव जो भी बनती है, साइन वेव को हम इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से वैल्यू बढ़ती हुई, फिर यहाँ से वैल्यू कम होती हुई, फिर अपोजिट साइड में बढ़ती हुई, फिर कम होती हुई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वेव डायग्राम है, ठीक है, देखो वैल्यू पहले बढ़ती है, फिर इसके बाद में कम होती है, अपोजिट साइड में बढ़ती है, फिर कम होती है। ऐसे हम यहाँ भी जानते हैं वैल्यू बढ़ेगी
यहाँ तक, फिर यहाँ के बाद में वैल्यू कम होना स्टार्ट होगी, फिर अपोजिट साइड में बढ़ेगी मैक्सिमम, फिर कम होना स्टार्ट होगी। तो जो हमारा वेव डायग्राम है उसे हम इस फॉर्म में, ठीक है ना, एक सर्किल बनाते हुए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस वी नोट का प्रोजेक्शन है वी, और इसको देख के हम अगर करंट की इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वोल्टेज है, ठीक है ना, साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन को हमने देखा हम सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट इसको कर दिया है। अब यहाँ पे जो एंगल है ये ए ओ ओ, ठीक है ना, ओ नोट ए ओ नोट, इस एंगल को हमने बोला ओमेगा टी, तो हमने इसके लिए इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब सपोज हम मानते हैं कि इससे, ठीक है, अगर हम मान लें कि करंट में और वोल्टेज में, ठीक है, अगर कुछ फेज डिफरेंस है, फाई एंगल का फेज डिफरेंस है, तो सपोज हम करंट के लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ साइड में। तो देखो बच्चों, एक डायग्राम हम करंट के लिए भी ड्रॉ करते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया बच्चों इस तरीके से, और ये देखो ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये O, ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट है O, और यहाँ पे देखो बच्चों हमने माना ये पॉइंट मान लिया B नोट, ठीक है, और ये जो B नोट है हमारा ये ऑलरेडी 5 आगे है, और उसके बाद में हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे B, ठीक है, और इस एंगल को हम मान लेते हैं ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे ये हम करंट के लिए मान रहे हैं, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, इसको हम मान लेते हैं आई नोट का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे आई, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P पॉइंट, ठीक है, जो हमने प्रोजेक्शन लिया। तो देखो ये करंट के लिए, अब अगर मैं ये एंगल निकालूं, यहाँ पे मैं इसको x मान लेता हूं, तो अगर मैं ये एंगल निकालूं BOX, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना। अगर करंट, क्योंकि देखो इनिशियल जो वैल्यू थी बच्चों, हमारे जो करंट की इनिशियल वैल्यू थी वो ऑलरेडी 5, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस था इन दोनों के बीच में 5 का, फिर ओमेगा टी इसने मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखो, तो ओमेगा टी तो है ही और 5 भी इसके अंदर ऐड होगा, तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5, इस तरीके से मैं इसके लिए वैल्यू लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया वोल्टेज का, और ये हमारे लिए करंट का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो, अब देखो यहाँ भी वैल्यू पहले बढ़ेगी, लाइनें हम खींच के देख सकते हैं। देखो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से हमारा मोशन है, तुम जानते हैं पहले वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, फिर वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, फिर अपोजिट साइड के अंदर बढ़ेगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, फिर कम होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमने देखा इसी तरीके से पहली वैल्यू देखो बढ़ रही है, तो हमने देखा बढ़ रही है, मैक्सिमम वैल्यू तक गई, फिर इसके बाद में कम होना स्टार्ट हुई, फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम तक आई, फिर कम होना स्टार्ट हुई, इसका मतलब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, एक सर्कल बना के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव के डायग्राम को। अब सर्कल बना के हमको देखो फेज एंगल बताना है, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है, तो हम जानते हैं कि इसमें हमको फेज डिफरेंस उन दोनों के बीच में हो तो वो बताना आसान हो जाता है, एंगल बताना आसान हो जाता है, इसलिए हम इसको सर्किल बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं दोनों के बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस है। तो मैंने ओमेगा टी माना था, यहाँ 5 का फेज डिफरेंस भी माना है, तो दोनों के लिए इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, अब दोनों को एक साथ बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाते हैं, पहले ये आप समझ लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट इसका स्टडी करते हैं। ठीक है, उतार लिया। अब हम इसको मिटा के इसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, एक चीज हम अच्छे से जानते हैं कि जो I है, I की वैल्यू कितनी होती है V/R। ठीक है, ये हम अच्छे से जानते हैं कि करंट की वैल्यू होती है V/R, मतलब R में V में हम कुछ डिवाइड करेंगे तो I आएगा, तो इसका मतलब हम अच्छे से जानते हैं कि जो I की वैल्यू होगी वो V से हमेशा कम होगी।
आई की वैल्यू हमेशा वी से कम होगी। तो जब हम फेजर डायग्राम दोनों का एक साथ बनाएंगे तो जो इनर छोटे वाला सर्किल बनाएंगे वो आई के लिए होगा, जो आउटर बड़ा वाला सर्किल होगा वो वी के लिए होगा। एक ही डायग्राम में अगर मैं वी और आई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि आई की वैल्यू हमेशा वी से कम होगी, तो आई का सर्कल छोटा बनाएंगे, वी का थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे और एक ही डायग्राम में दोनों को हम डिनोट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट फेजर डायग्राम बना के बताता हूं अब इसका, ठीक है। तो इतना आप उतार लीजिए। तो फिर देखो ये अगर मुझे पता लगा कि आई की वैल्यू हमेशा वी से कम होगी तो एक अब कंप्लीट फेजर डायग्राम में बना देता हूं। देखो ये मैंने बनाया इस तरीके से, हमने इनर सर्किल लिया, देखो वैसे ही एक्सिस पे उसको डिवाइड किया, वाई ये एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो इनर वाले सर्किल में मैंने क्या बोला था आपको कि हम डिनोट करेंगे आई को, आई की वैल्यू कम है, ठीक है। जो आउटर वाला सर्किल है हमारा, ठीक है, बड़ा वाला जो सर्किल है इस पर डिनोट करेंगे हम वी को, वी नोट, ठीक है। अब चाहे तो इस एंगल को वी को ज्यादा भी मान सकते हैं, वी इससे आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में हम इसको बना सकते हैं। तो देखो इसको अब हम थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। देखो एक बार इसको हम दोबारा बनाते हैं। तो हमने बनाया इस तरीके से, ये y, ये x, ये पॉइंट O, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बना देते हैं आई नॉट, इसका प्रोजेक्शन जो आएगा वो आई, ठीक है ना। इसको हम डैश 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 करके ये यहाँ पे वी नॉट, इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे, उसको हम बोल देंगे वी, ठीक है। और इस एंगल को हम बोल देते हैं ओमेगा टी, इस एंगल को बोल देते हैं फाई, अगर दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है तो। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आई की वैल्यू हमेशा वी से कम होगी, तो इनर वाला सर्किल आई के लिए, आउटर वाला सर्किल वी के लिए। मैक्सिमम वैल्यू देखो हमको बताया सर्किल तक जब सरकमफेरेंस तक पहुंचेगा तो कोई भी जो फंक्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, कोई भी वैल्यू। तो ये वी नोट है, मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आई नोट करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, प्रोजेक्शन हमने वाई एक्सिस पे ले रखा है, ठीक है। और देखो हम पूरा इसे घूम के वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं हमेशा। देखो अगर एंगल कहीं भी होगा, लाइन यहाँ होगी तो भी उसका प्रोजेक्शन वाई पे आएगा, इधर लाइन होगी तो भी प्रोजेक्शन, तो ये जो भी पॉइंट्स है इनका पूरा प्रोजेक्शन हमेशा वाई के ऊपर आ जाएगा कहीं भी लेंगे तो हम, ठीक है। जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों फेजर, बड़े वाला सर्किल वी को डिनोट कर रहा है, छोटे वाला आई को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हम सर्किल वाले तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली एक और तरीका है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, तो देखो वो भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या तरीका है कि अपन को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने एक लाइन खींची, ठीक है, ये हमने लाइन खींची, ये हमने लिया वाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों ऐसे करके हमने एक्स एक्सिस ले लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको पता है ये है वी नॉट, ठीक है। इसका एंगल हमने क्या माना है, ओमेगा टी, लिख देंगे ओमेगा टी। और फिर हमने माना है आई नॉट, ठीक है ना, आई नॉट माना है, आई नॉट ये लो बच्चों, ये हमने माना है आई नॉट, इसका एंगल हमने माना है फाई, दोनों का प्रोजेक्शन ले लो यहाँ पे आई, इसका प्रोजेक्शन भी ले लेते हैं वी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के लिए इस तरीके से भी देखो बच्चों फेजर डायग्राम बना सकते हैं। सिंपली आप या तो सर्किल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है आप इस तरीके से भी सिंपली इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी सिंपल एक तरीका होता है बच्चों हमारे पास, उससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली देखो ओमेगा टी तो हम जानते हैं कि जो हमने फंक्शन लिखा था, देखो बच्चों दोबारा आपको बताता हूं, फेजर डायग्राम आपको जब भी हमारा प्योर रेजिस्टिव, ठीक है ना, जब भी हमारे पास में प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, ठीक है ना, ये जब भी हमारे पास सर्किट आएंगे तो उन सर्किट्स का जो डेरिवेशन होगा, ठीक है, जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसको डिराइव करने के बाद में हमें क्या उनका फेजर डायग्राम भी बनाना होगा। तो ये आपको अच्छे से सीख लेना जरूरी है।
इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। और वैसे डिटेल में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपको पढ़ाया था अच्छे से, कैसे वेव का इस तरीके से हम सर्कुलर डायग्राम बनाते हुए उनका फेज डिफरेंस डिनोट करते हैं। और इस लेक्चर में भी मैंने आपको भी वेव के थ्रू भी बना के बताया कि कैसे बना सकते हैं। बेसिकली हमें फेजर डायग्राम में इनके बीच का जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो अभी देखो फंक्शन हमने लिखा था, फंक्शन हमारा सिंपल क्या होता है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो हमने किसके लिए लिखा था, वोल्टेज के लिए। करंट के लिए हमने क्या फंक्शन लिखा था बच्चों, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखो v नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस तो सिर्फ फाइव का है इनके बीच में, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपली बनाना चाहूं और भी सिंपल इसको अगर मैं करना चाहूं तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं बच्चों, तो देखो और भी सिंपल इसको किया जा सकता है। तो देखो मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं बच्चों। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम देखो बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो y, ये तो x है, ठीक है ना। और देखो बच्चों ये बना दिया मैंने फेज डिफरेंस, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं बच्चों आई नोट। अब इसको मैं लिख देता हूं बच्चों वी नोट। और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 5, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तरीके ठीक है। दोबारा बच्चों में एक बार समराइज कर देता हूं आपको। देखो यहाँ पे हमने देखा वी नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमने करंट का फंक्शन माना। अब ये फंक्शन मानने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों में 5 का फेज डिफरेंस है। तो या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले सर्किल इनर छोटा वाला बनाए, आई के लिए बड़ा वाला बनाए, वी के लिए, फिर जो भी ओमेगा टी प्लस 5 पे करंट है, ठीक है ना, ओमेगा टी पे वी नॉट है, दोनों के बीच में 5 का फेज डिफरेंस है। या फिर मैंने देखा सिंपल ये सर्कल ना भी बनाए तो अगर फेज डिफरेंस एंगल बताने के लिए ये डिनोट हम कर सकते हैं ओमेगा टी वी नॉट, ओमेगा टी प्लस 5 आई नॉट, ठीक है ना। ये हमने बना रखा है। दोनों के बीच में हम देख रहे हैं ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस तो सिर्फ 5 का है। तो इतना सा डायग्राम बना के भी हम छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। पर इस लाइन पे हमने दिखा दिया वी नॉट को और उससे 5 आगे है हमारा आई नॉट, ठीक है। क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट मान रहे हैं तो इसका मतलब इससे 5 आगे है आई नॉट। तो इस तरीके से बच्चों हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो अब जो हमारे कैलकुलेशंस आएगी, अब हम पढ़ेंगे सिंपल जो रेजिस्टिव सर्किट हमारा आएगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट आएगा, कैपेसिटिव सर्किट आएगा, उनके लिए हम ये फेजर डायग्राम बनाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम 1 बाय 1 अब इनकी सर्किट थ्योरी जो है एसी के अंदर प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटिव उनकी स्टडी करते हैं 1 बाय 1। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा आपने। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो बच्चों अब जो है हमारी हेडिंग डाल लीजिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सर्किट कंटेन्स प्योर ओमिक रेजिस्टेंस ठीक है। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों इसके अंदर एसी सोर्स, ठीक है ना, जो हमारा एसी सोर्स होता है उसका तो वोल्टेज हम हमेशा जानते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं एसी सोर्स के लिए, जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये हम मान के चलते हैं हमेशा एसी सोर्स के लिए। डायग्राम भी मैं बना देता हूं आपके लिए। तो देखिए बच्चों ये रेजिस्टिव एक सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है। एसी का सोर्स लगा हुआ है। ये जो एसी सोर्स है, ठीक है, ये है एसी सोर्स। एसी सोर्स का सिंबल होता है ये,
ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं, ये कितना है, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये r है। करंट की डायरेक्शन बच्चों हम इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि एक बार इधर की तरफ जाएगा करंट, फिर हाफ साइकिल के लिए इधर के लिए आएगा करंट, ठीक है ना, हाफ साइकिल के लिए करंट इधर जाएगा, फिर हाफ साइकिल, पोलैरिटी चेंज होगी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। तो अभी हम इसकी डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, तो अभी हमने लिख लिया इसका फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ लॉ लगाने की कोशिश करें और स्टार्टिंग में माने यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, और हम इस तरीके से हमारा लूप को अगर ट्रेवर्स करें, ठीक है, तो देखो माइनस से प्लस, अगर हम इधर से इधर चलते हैं माइनस से प्लस, तो मैं लिखूंगा v पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव एंड पे आ गया, ये नेगेटिव पे, तो इसका मतलब आई आर में हम जब जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है ना, जब यहां से प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। यहाँ पे हम इस तरीके से आए माइनस से प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसके अंदर बच्चों हम लगा सकते हैं। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसके पोटेंशियल को अगर मैं मान लू वी आर, तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, v माइनस से प्लस गए पॉजिटिव v, फिर प्लस से माइनस, पोटेंशियल कम हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस वी आर इज इक्वल टू 0, और तो कुछ है नहीं सर्किट के अंदर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसको सोल्व करके लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी आर, ठीक है, v इज इक्वल टू वी आर हम लिख सकते हैं, और यहां पे वी आर लिख सकते हैं हम, वी आर वी के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू वी नॉट, वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह हम देखो आर भी तो इसी के इक्वल है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल ही आएगा, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। तो ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह। अब देखो हमें इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, हमें आई निकालना है बच्चों, तो हम v लेके चले थे, देखो v हमारा क्या था, ये आई निकालना है हमें, तो आई क्या होता है बच्चों, v अपॉन आर, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम लिखेंगे v नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ठीक है। देखो v नॉट, v अपॉन आर, इसको हम क्या बोलते हैं, आई, v अपॉन आर को हम आई बोलते हैं, पर देखो v नॉट जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहां पे करंट भी तो मैक्सिमम होगा, हम जानते हैं 220 वोल्ट का अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट उतना ही होगा, और अगर हमारा 660 वोल्ट का या 440 वोल्ट का करंट होगा तो फिर करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहां पे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू वही होगी, तो वी नॉट अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई नॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। देखो बच्चों इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम साइड में लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये हम डिनोट भी कर सकते हैं कि वी नॉट अपॉन आर को हमने क्या लिखा है, आई नॉट। अब देखिए बच्चों दोनों इक्वेशंस को हम देखते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हम देखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। देखो ओमेगा टी, इसका मतलब दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा उसमें वोल्टेज और करंट साथ में ही चलते हैं, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, और हम देख पा रहे हैं इजीली दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों की वैल्यू इक्वल। देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब अब हम इसका फेजर डायग्राम अगर बनाए तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये उतार लीजिए, फिर अपन ये उतार लीजिए आप पूरा, फिर अपन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं किस तरीके से बनेगा। चलिए अब मिटाते हैं इसको हम।
देखो बच्चों, अब इसका फेजर डायग्राम बनाना तो बिल्कुल आसान है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। यहाँ पे y, यहाँ पे x। ठीक है, इसको आपने माना था O। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या इन दोनों के अंदर कोई फेज डिफरेंस है? क्या इन दोनों के अंदर कोई फेज डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पे बना v नोट, उसी लाइन पे आएगा I नोट, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे प्रोजेक्शन इसका v से खींच दिया हमने। एंगल कितना है बच्चों? ओमेगा टी। तो हमने देखा ये दोनों तो कोई फेज डिफरेंस था ही नहीं इन दोनों के बीच में, तो आई नोट और वी नोट एक ही लाइन पे है। ओमेगा टी दोनों का था, हमने देखा था इक्वेशन के अंदर। अगर सिंपल फॉर्म में हम इसको बनाना चाहें बच्चों तो किस तरीके से बना सकते हैं? ठीक है, सिंपल फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो सिंपली हम इतना भी बना सकते हैं इसको, ये x ये y और इस तरीके से हम बना सकते हैं ये v नोट, ये I नोट, ओमेगा टी। ये फेजर डायग्राम है, ये भी फेजर डायग्राम है। आप सिंपली इतना भी बना के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो भी एग्जामिनर इसके नंबर नहीं काटेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए I, आपको लिखना पड़ेगा प्रोजेक्शन पे V, यहाँ पे लिख सकते हैं VI। ठीक है, और भी सिंपल डायग्राम बनाना हो आपको इसका, इससे भी सिंपल डायग्राम, तो हमको पता है एक ही लाइन पे दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो देखो बच्चों, सबसे सिंपल डायग्राम यहाँ पे हमने बता दिया कि दोनों जो है, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं, ये V ये I, खत्म। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस तरीके से बनाया कीजिए फेजर डायग्राम, ताकि पूरे नंबर दे। ये थोड़ा बहुत सिंपल तरीका है, तो इस तरीके से हम नहीं बनाते। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, ठीक है ना, इक्वेशन हमारे पास आई थी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कुछ था नहीं, तो हमने इनका फेजर डायग्राम तो बना लिया बच्चों। फेजर डायग्राम बनाने के बाद में अगर इसका वेव डायग्राम हम बनाए तो वो किस तरीके से बनेगा, तो देखो वो भी बनाते हैं हम। तो ये आप उतार लीजिए, फिर हम इसका वेव डायग्राम भी बनाते हैं। तो उतार लिया तो हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। हाँ तो बच्चों, अब देखो इसका हमने फेजर डायग्राम तो बना लिया, अब हम इसका वेव डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो वेव डायग्राम किस तरीके से होगा बच्चों? वेव डायग्राम सिंपली हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो वेव डायग्राम जो हमारा बनेगा उसके अंदर सबसे पहले हम साइन का बना लेते हैं। ठीक है, साइन कर्व बनाते हैं, ये बना दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये तो टाइम है, ठीक है ना, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हमारा होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो वाला कर्व है, ठीक है ना, इस कर्व से मैं डिनोट कर देता हूं v को। ठीक है, ये हमारा v है और यहाँ पे ये वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। I वाला ग्राफ इससे थोड़ा छोटा बना दूंगा, पर अब आप देखो क्या इनमें फेज डिफरेंस है। ठीक है, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं, साइन फंक्शन π/2 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है। ठीक है ना, और टाइम कितना होता है उस टाइम, t/4। यहाँ पे कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये होता है हमारा पाई। टाइम कितना होता है यहाँ, t/2। ठीक है, ठीक है, फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आती है हमारी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है बच्चों, मैं टाइम और एंगल साथ में डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आता है 3π/2 और यहाँ पे 3t/4, टाइम इतना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल पूरी होती है, तो यहाँ पे 2π एंगल होता है। ठीक है ना, और टाइम कितना हो जाता है पूरा t। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें हमने ये डिनोट किया, तो अब हमको बताया कि ओमेगा टी और करंट का फंक्शन भी ओमेगा टी, कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से, जब ये वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा तो करंट भी 90 डिग्री पे ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, जब ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे आएगा तो आई भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे आएगा, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो देखो जहां पे ये मैक्सिमम है वहीं पे आई भी मैक्सिमम होगा। तो एक ग्राफ हम बना लेते हैं सीधा, देखो सिंपल।
ये जीरो वोल्टेज तो करंट भी जीरो, V मैक्सिमम पाई बाई 2 पे तो I भी मैक्सिमम, फिर ये जीरो वोल्टेज तो ये भी जीरो होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये मैक्सिमम वैल्यू पे तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, ये कम तो ये भी कम होगा बच्चों, फिर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे आएगा, इस तरीके से, ठीक है। जो डैश वाली लाइन है इसको हम मान लेते हैं ये I का ग्राफ है, ठीक है, ये तो V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और ये है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी का। तो देखो बच्चों हमने देखा दोनों वेवफॉर्म साथ में ही जा रही है, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, वोल्टेज अपोजिट साइड में मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट, तो हमने देखा कोई फेज डिफरेंस नहीं है, साथ में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसका फेजर डायग्राम के अलावा वेव डायग्राम भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स रख दिए पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ठीक है। टाइम में अगर देखें तो t बाई 4 पे मैक्सिमम वैल्यू, t बाई 2, फिर 3t बाई 4 और फिर t, ठीक है ना, ये हम लिख लेंगे। तो आप उतार लीजिए, हमने इसका फेजर डायग्राम भी बना लिया हर तरीके से, और हमने इसका वेव डायग्राम भी बना लिया बच्चों। तो अब हम इसके बाद में जो है नेक्स्ट स्टडी करेंगे हमारे प्योर इंडक्टिव सर्किट की, ठीक है बच्चों। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की हम वैल्यू निकालते हैं इससे। उतार लीजिए आप, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर वो करते हैं सर्किट कंटेन्स प्योर, सर्किट कंटेन्स प्योर। इस बारे में क्या स्टडी करना है, सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इंडक्टेंस के लिए कोयल बना ली हमने, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे हम एसी सोर्स लगा देते हैं, और यहाँ पे देखो ये तो हम लिखते ही है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का फंक्शन। L सेल्फ इंडक्टेंस आपको याद होगा, EMI वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने स्टडी किया था। L को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे तो देखो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस, अब इसका मैं आपको बताऊं, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जब EMF हमने निकाला था, ठीक है ना, इंड्यूस्ड EMF निकाला था, तो आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ कि हमने इस तरीके से निकाला था इसका इंडक्टेंस। तो हमने निकाला था E इज इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT, ठीक है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था जो कि हमने EMI वाले चैप्टर में स्टडी किया था बच्चों। अब देखो ये हमने स्टडी किया था तो माइनस L DI अपॉन DT, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था इसका। अब हम इसमें भी किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम VL मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें जब हम डिनोट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये आपने लिख लिया। तो अभी हम इसको देखो, ये मैंने आपको वैल्यू बता दी, तो आगे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अप्लाइंग KVL, इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग KVL, देखो बच्चों KVL लगाया हमने। अब देखो यहाँ पे एक बार हम माइनस और प्लस मान लेते हैं, और मानते हैं इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। माइनस से प्लस की तरफ गए तो हमने V को लिखा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में जाएगा इसकी वजह से स्टार्टिंग हाफ साइकिल के अंदर, तो बच्चों इंडक्टेंस, अब आप इंडक्टेंस को याद कीजिए, जो इंड्यूस्ड EMF वो हमेशा, इंड्यूस्ड EMF हमेशा जो सोर्स होता है उसको अपोज करना चाहता है, ठीक है ना, वो हमेशा अपोज
करना चाहता है। तो अगर यहां से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपोज करने के लिए इंडक्टेंस हमने पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करना चाहता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो अगर ये अपोज करना चाहेगा तो ये इस डायरेक्शन में, देखो हमने पहले क्या बनाया था कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रेजिस्टेंस के लिए। अभी हम ये नहीं लिख सकते इसके लिए, ठीक है ना, ये अपोज करेगा तो हम मानेंगे इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। तो हम ज्यादा से कम वैल्यू की तरफ गए, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इस तरीके से अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करके लिखे तो इसके लिए भी इसका फंक्शन हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा, जो कि है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो केवीएल जो हम अप्लाई करेंगे तो वो हम लिख सकते हैं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि देखो हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे थे, तो जो इसकी वैल्यू एज इट इज है, ठीक है ना। अगर प्लस से माइनस जाते तो मैं माइनस लिखता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, पर नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करना चाहता है। कोयल का इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेगा इस वाले के, ठीक है ना। अगर ये हमेशा अपोज करना चाहेगा तो अपोज करने की वजह से, देखो बच्चों, अपोज करने की वजह से इसका डायरेक्शन इधर है, तो आई एल का करंट हमेशा अपोज करना चाहेगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने देखा कि जो वैल्यू थी वो मैंने लिख दी एज इट इज माइनस एल डी आई अपॉन डी टी प्लस वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप में, इसको माइनस वाले को इधर भेजेंगे, v इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना। v किसके इक्वल है, v नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम यहां पे लिखेंगे v नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जहां पे ये v नॉट साइन ओमेगा टी होगा, हमारे देखो यहाँ पे जो इंडक्टेंस होगी उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे होगी, ठीक है बच्चों। तो इसको हम VL, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको VL भी लिख सकते थे, तो इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, लिख लीजिए। यहां पे, ठीक है ना, वेयर हम लिख देते हैं, वेयर VL इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, सिंपल है, एल डी आई अपॉन डी टी। तो VL प्लस V इज इक्वल टू 0, माइनस से प्लस ज्यादा ही हम गए थे, ठीक है ना। तो अगर आप एक स्टेप और इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यहां पे हम लिख सकते हैं VL प्लस V इज इक्वल टू 0। ये भी पॉजिटिव आएगा, माइनस से प्लस बढ़ते हुए V, यहां भी माइनस से प्लस पॉजिटिव आएगा 0, फिर इसकी जगह हम अप्लाइंग केवीएल ऊपर लिख देते हैं, अप्लाइंग केवीएल, ठीक है। अब देखो जो इस तरीके से हमने लिख लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, V हमको पता है, तो हम अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, V हमें दे रखा होता है हमेशा, और I की वैल्यू, करंट की वैल्यू हमें हमेशा निकालनी होती है बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों, इस सर्किट के अंदर हम करंट की वैल्यू निकालते हैं, इनको मिटा दीजिए एक बार, सिंपली इतना ही डायग्राम रखिए। तो देखो बच्चों, यहां पे हमें पता लगा डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम डी आई का इंटीग्रेशन कर दे एनी हाउ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई आ जाएगा हमारे पास, डी टी को हम उधर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं ना, एल डी आई अपॉन डी टी वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमें तो सिर्फ डी आई चाहिए, बाकी सबको इधर सेंड करेंगे हम, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं एक बार, और इसको इधर सेंड करेंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों डी आई इज इक्वल टू, एल को इधर भेजेंगे तो वी नॉट अपॉन एल, डी टी उधर जाएगा तो बनेगा साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ये हमारा बन गया फंक्शन। अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, कंप्लीट साइकिल के लिए इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं तुरंत।
तो देखो इधर हम कर देते हैं बिना मिटाए। डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है बच्चों, आगे हम लिखते हैं इसको डी आई। देखो बच्चों डी आई का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा आई। ठीक है, वी नॉट अपॉन एल को हम बाहर ले लेते हैं। साइन ओमेगा टी, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, इसका लिख लीजिए। तो देखो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये देखने के बाद I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, और यहां पे माइनस भी आ जाएगा, माइनस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, और यहां पे अंदर कितना बचा हमारे पास, कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये देख लीजिए कोस ओमेगा टी। अब हमको पता है कि देखो जो आई का रिजल्ट आया, ठीक है ना, देखो वी नॉट अपॉन आर, तो ये जो एल ओमेगा है इसको हम आर की जैसे मानेंगे कि रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे बिहेव कर रहा है, इसकी यूनिट भी ओमी होगी एल ओमेगा की, पर हम इसे रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहा है वी अपॉन आर, तो हम इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी बताएंगे आपको। ठीक है, अब इससे पहले देखो कि जो फंक्शन हम लेके चले थे, ठीक है ना, वो हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी आपने कंपेयर किया साइन ओमेगा टी, यहां पे फंक्शन आ गया कोस का। तो देखो अब हमको पता है कि हमको ये जो कंपैरिजन है ये थोड़ा टफ लग रहा है कि हम इसको किस तरीके से कंपेयर करें। ठीक है, तो अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये फिर साइन का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये उतार लिया आपने, उतार लीजिए, फिर हम इधर करते हैं इसको। देखो बच्चों अब इसको किस तरीके से करेंगे हम, ये हमने लिखा I इज इक्वल टू ये आ गया हमारा माइनस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, और ये जो आया कोस ओमेगा टी, इसे हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से अगर हम इसका माइनस हटाना चाहें, ठीक है ना, अगर इसका माइनस हटाना चाहें तो माइनस इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहां से माइनस हट जाएगा, एक माइनस अगर मैं और कॉमन लूं तो बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, और देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा साइन, और देखो जो हमारा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा था उसको लिख सकता हूं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया बच्चों, इसको मैं देख लेता हूं। ठीक है, ये हमने लिख लिया बच्चों। अब देखो जो वी नॉट अपॉन एल ओमेगा जो हमें दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट। अब कंपेयर कर सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको हमने लिख लिया। यहां पे हम बता सकते हैं वेयर ये जो है वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है ना, इसको हमने क्या माना है, आई नॉट। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू। और देखो v अपॉन आर, इसको हम आई बोलते हैं, तो ये आर ये रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहा है, इसकी भी हम स्टडी करेंगे अभी अलग से। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे हमको पता है वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो वहीं पे करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब हम दोनों फंक्शन को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे तो देखो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो करंट है वो लैगिंग कर रहा है पाई बाई टू। किससे? वोल्टेज से। वोल्टेज आगे है और करंट उससे पाई बाई टू पीछे चल रहा है। इसीलिए हमने फेजर डायग्राम बनाए थे, क्योंकि हमने बताया था कि सब में इक्वल नहीं होंगे, कुछ में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी होगा, जो कि हमें डिनोट करना पड़ेगा। और इस एक्सप्रेशन से हम देख रहे हैं कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू का फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में है। ठीक है, तो देखिए आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे हम इसका जो फेजर डायग्राम है और ये सब हम बनाते हैं। फिर उसके बाद में ये जो ओमेगा एल है, ठीक है ना, एल ओमेगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, पहले हम इसके डायग्राम कंप्लीट करते हैं फिर आगे बताते हैं। उतार लिया तो देखो अब मिटाते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो फेजर सिंपली बनाया जा सकता है, तरीका मैंने आपको बता रखा है। ये वोल्टेज वाला, ये करंट वाला, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ओ। ठीक है ना, हर बार हम सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन थी, पहले उसको लिख लो ताकि आप भूल नहीं जाओ मैं करना क्या था, है ना। तो हमने लिखी है ओमेगा टी, और अभी जो आपने करंट की इक्वेशन निकाली वाई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है, कितना, पाई बाई टू। तो देखो यहां पे हम बना देते हैं वोल्टेज। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको भी। अब तो याद हो गया होगा आपको, मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। अब आपको एंगल रखना है पाई बाई टू पीछे। देखो इस तरीके से ये एंगल हम मान लेते हैं पाई बाई टू। यहाँ पे कौन है, आई नॉट, इसका भी हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये आउटर सर्किल पे ले लिया, गलत हो गया थोड़ा। आई को हम इनर सर्किल पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिया आई नॉट, ये प्रोजेक्शन इसका लिया आई। ठीक है, तो देखो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाई टू का। ये हमको फेजर डायग्राम से बताना था और हमने बता भी दिया। देखो इक्वेशन को देख के, क्योंकि हम रोटेट कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पाई बाई टू पीछे है और वोल्टेज उससे आगे है। तो इंडक्टेंस वाले सर्किट में देखो बच्चों, इंडक्टेंस वाले सर्किट में हम जानते हैं कि जो हमारा कॉइल है, ठीक है ना, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाने की वजह से अपोज करती है हमेशा। ठीक है ना, अपोज करने की वजह से जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज से थोड़ा पीछे चलता है, पाई बाई टू। डायग्राम में भी हमने देखा। ठीक है ना, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। और भी अगर आपको सिंपल तरीके से इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप, देख लीजिए इस डायग्राम को अच्छे से। अगर मैं आपसे बोलूं और भी सिंपल तरीके से बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। देखो सबसे सिंपल है, ऐसे किया, ऐसे आपने किया, ये आई, ये किया वी, और ये किया पाई बाई टू। इस तरीके से हम ओमेगा चल रहे हैं। तो हमने इसमें सिंपली डिनोट कर दिया। ठीक है ना, कि जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई टू आगे है, करंट उससे पीछे है, और जाने की डायरेक्शन हमने ये वाली चूज की है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो देखो फेजर डायग्राम हमें सबके बाद में बनाना पड़ेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी, इंडक्टिव सर्किट में भी। अगर ये आपने बना लिया तो फिर हम इसका वेव डायग्राम भी बनाते हैं। वो कैसा बनेगा, तो आप ये उतार लीजिए पहले। अब देखिए हम इसका वेव डायग्राम भी बनाते हैं, कितना सिंपल बनेगा। तो हमने मिटाया इसको। अब देखो इसका वेव डायग्राम भी बनाते हैं। तो बच्चों वेव डायग्राम किस तरीके से बनेगा, सिंपल, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको वेव भी बनानी है, या आपने वेव बना दी इस तरीके से। ठीक है ना, तो बच्चों ये तो हम जानते हैं ओमेगा टी। ठीक है, और यहां पे हम क्या ले लेते हैं, V और I
दोनों को डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे साथ साथ में। ये तो सबसे पहले हम डिनोट ही करते हैं बच्चों, ये तो हम v का मान लेते हैं, v नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जहां पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा है उसको टच करके हम क्या लिख देते हैं, इस वैल्यू को हम लिख देते हैं v नोट, ये v, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस ग्राफ को देखने के बाद में अब आपको पता ही लग रहा है कि जो हमारा करंट है वो इससे π/2 पीछे चल रहा है, ठीक है ना, करंट इससे π/2 पीछे चल रहा है। तो ग्राफ तो देखो, सबसे पहले मैं कुछ एंगल्स डिनोट कर लेता हूं। देखो ऐसे 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 करके लाइन खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ड्रॉ करने में आपको दिक्कत ना हो बाद में। देखो इस तरीके से खींच लो, ये एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल। मैं डायरेक्ट भी बना सकता था इसको, पर आपसे कोई गलती ना हो बनाते टाइम पे, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। इस तरीके से भी आप इसको डिवाइड कर लीजिए और फिर कहीं पे आपको ऊपर और नीचे इसको टच करना होगा, ठीक है। ये अपन ने लाइंस बना ली, ठीक है। अब देखो ये π/2 पीछे चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ। ये तो आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि 0 है, ये π/2 है, तो ये कितना है पाई, ये कितना होगा बच्चों 3π/2, ये कितना होगा 2π। टाइम में अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं इसको टाइम में बच्चों बोलूं तो कितना होगा, ये टाइम कितना हो जाएगा t/4, ठीक है। ये टाइम कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसको टाइम के टर्म्स में बोले t/4, ये कितना हो जाएगा बच्चों t/2, ये कितना होगा बच्चों 3t/4, और ये कितना हो जाएगा बच्चों t टाइम, ठीक है। अब देखो जब ये तो π/2 पीछे चल रहा है, तो इसका मतलब जब ये π/2 पे होगा वोल्टेज, तब करंट तो चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जब ये 0 पे होगा तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो देखो डैश से हम करंट का बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको पीछे भी मिला दो, π/2 पीछे चल रहा है, इस तरीके से इसको जोड़ दो, ठीक है। सिंपल है बच्चों। अब देखो जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था वोल्टेज, तो करंट अपनी मिनिमम वैल्यू पे था, ठीक है ना। ये हम आई के लिए डिनोट करें डैश वाली लाइन, तो ये हमने बना दिया। फिर जब ये 0 पे हुआ तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, ठीक है। π/2 का फेज डिफरेंस हमेशा अपन को इन दोनों के बीच में रखना है। अब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आया, तो अब ये 0 होगा, तो इसको यहां पे मिला देंगे, ठीक है। जब वोल्टेज वाला फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे आया तो ये 0 हो गया बच्चों, ठीक है। अब जब ये 0 हुआ, देखो अब जब ये 0 होगा तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, इस तरीके से। और ये जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा वोल्टेज, तो ये 0 होगा, ठीक है। अच्छे से इसको मिला लीजिए, ठीक है। फिर ये 0 पे होगा वोल्टेज वाला, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम ये ग्राफ बनाएंगे। और ये जो सेकंड वाला हमारा ग्राफ है, इसको हम क्या बोलेंगे, I = I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो ये π/2 पीछे चल रहा है, ये करंट का फंक्शन है। ये I की मैक्सिमम वैल्यू होगी I नोट, ठीक है। इसको यहां लिख के हम I नोट भी लिख सकते हैं डिनोट करके। तो देखो बच्चों इस तरीके से हमारा ये फंक्शन बन जाता है, सिंपल है, आप देख पा रहे हैं। ये डायग्राम बना लिया, वेव भी बना लिया हमने, फेजर डायग्राम भी बना लिया। अब हम कंसिडर करते हैं जो ओमेगा एल था, ठीक है ना, जो हमने डिनोट किया था। अब हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम बनाते हैं। डैश वाली लाइन आई की और जो बोल्ड वाली लाइन है वो वी की, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। तो देखो बच्चों अब ठीक है। अब देखो बच्चों इसके बाद में क्या करते हैं हम,
वो जो हमने डिस्कशन बीच में छोड़ा था उसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लिखा था आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल तो यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा एल बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस, बिहेव्स लाइक, देखो ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, जो कॉइल जो थी हमारी इंडक्टेंस इंडक्टर कॉइल जो हमने लगाई थी वो जो बैक ईएमएफ हमारे लिए बना रही थी, है ना, अपोजिट साइड में लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड में जो बैक ईएमएफ बना रही थी वो बैक ईएमएफ रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहा था, तो वो रेजिस्टेंस तो नहीं था, तो ओमेगा एल वी के अपॉन में है आर की जैसे ये बिहेव कर रहा है। पर ये कॉइल की वजह से जो बैक डायरेक्शन में ईएमएफ आया है हमारे वोल्टेज के हमारे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो आया है उसकी वजह से रेजिस्टेंस है, तो हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, बिहेव रेजिस्टेंस की जैसे कर रहा है तो इसका कुछ नाम रखा है, तो हम इसको बोलेंगे ओमेगा एल बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एंड इट इज कॉल्ड इंडक्टिव, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आर से तो करेंगे नहीं क्योंकि ये रेजिस्टेंस की जैसे है, रेजिस्टेंस तो नहीं है, रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहा है, तो विच इज डिनोटेड बाई एक्स एल, एक्स एल से इसको डिनोट करते हैं, तो एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ठीक है ना, तो ये लिख लो एक्स एल से इसको डिनोट करेंगे, इस एक्स एल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में हमने देखा बच्चों, तो अब हम देखते हैं, देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों एल तो हमारा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का, इंडक्टेंस है, ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, ठीक है। 2 पाई एफ अगर हम लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। देखो ये जो भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ये एल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये तो कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट एक तरीके से, ये तो बदलेगा नहीं, कॉइल का जो भी है वो होगा। फिर उसके बाद में 2 पाई कांस्टेंट है, तो एक्सएल जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस की जैसे ही बिहेव करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी तो ये रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो डीसी के लिए अगर हम बात करें, डायरेक्ट करंट के लिए, तो देखो बच्चों फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों, बताइए आप। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी आती है 0, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी 0, तो जो XL है वो भी कितना हो जाएगा, F की जगह 0 रखूंगा तो 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है ना, जो भी हमारा डायरेक्ट करंट है उस डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस लगता ही नहीं है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट करंट में कोई कॉइल लगा देंगे तो उसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं सर्किट के अंदर, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। तो हमने देखा यहाँ पे तो ये 0 ही आ गया। और एसी के लिए हम देखते हैं बच्चों, फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होगा, तो देखो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के लिए तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो XL जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, तो अगर F इंक्रीज होगा तो ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो रेजिस्टेंस की जैसे ही बिहेव करता है, F डिक्रीज होगा, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है। इसकी यूनिट, ठीक है, तो बच्चों इसकी यूनिट भी हमें ध्यान रखनी है। यूनिट क्या होगी, XL की यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी ओम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जो XL है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की ही जैसे बिहेव करता है, तो इसकी यूनिट जो होगी वो हम क्या मानेंगे ओम, ठीक है।
तो इसको सामने ही लिख लो आप, यूनिट होगी इसकी ओम। ठीक है, तो हमने देखा कि कैलकुलेशन हमने की, फ्रीक्वेंसी पे इसकी डिपेंडेंस भी देखी, है ना। अब जो बच्चों नेक्स्ट सर्किट है वो है हमारा प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है हमारा सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है, ये उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला स्टडी करते हैं हम। उतार लिया आपने, मिटा देते हैं इसको हम। तो आज का लास्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं, फिर कल के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स या इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो हम वो स्टडी कर लेंगे कि ये जो फॉर्मूलाज हमारे पास बने एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, और अभी एक्ससी का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए जो भी कुछ एग्जांपल्स अगर हैं तो हम कल वो एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं। तो थ्योरी आज इसकी कंप्लीट करेंगे हम। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्किट। देखो, सर्किट कंटेन्स प्योर कैपेसिटेंस, कंटेन्स प्योर कैपेसिटेंस। प्योर कैपेसिटेंस वाले सर्किट की हम स्टडी करेंगे बच्चों इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये वोल्टेज का सोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर है, इसका हम कैपेसिटेंस मान लेते हैं VC। ठीक है, और C से तो हम इसको डिनोट करते ही हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या हम KVL अप्लाई करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके अंदर, KVL अप्लाई करना है। देखो, प्लस यहां रखा, सपोज माइनस यहां रखा, और इस डायरेक्शन में लूप ट्रेवर्स कर रहा हूं, KVL लगाऊंगा। देखो, प्लस है तो ये वाली प्लेट पे प्लस आएंगे, पॉजिटिव पे ये नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे भी अगर हम इसको KVL लगाएंगे तो हम अगर बोलेंगे अप्लाइंग KVL, देखो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, V माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। ज्यादा से कम वोल्टेज की तरफ गए माइनस का, यहां से ज्यादा से कम की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ आए तो पॉजिटिव V, फिर प्लस से माइनस की तरफ गए VC माइनस का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V नॉट C। देखो, पहले तो V नॉट के लिए लिख लेते हैं। V को हमने क्या बोला है, V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, जहां पे कैपेसिटेंस की मैक्सिमम वैल्यू हो, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा कि V और VC तो इक्वल ही है, तो जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू वहां पे इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, V नॉट सी साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये तो हमने वोल्टेज का फंक्शन लिखा है। वोल्टेज हम लेके चलते हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना होता है बच्चों, वोल्टेज हम लेके जाते हैं और निकालना हमें हमेशा करंट होता है। तो देखो, अभी हमें करंट निकालना है, V हम लेके चलते हैं, फिर दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, ठीक है, उतार दिया। तो अब हम देखते हैं, सिंस Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, Q C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू CV कैपेसिटेंस के अंदर आ गया था हमारा फॉर्मूला। बच्चों में निकालना है I, तो I क्या होता है, dQ अपॉन dt। ठीक है बच्चों, अब dQ अपॉन dt होता है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, d अपॉन dt Q का। ठीक है बच्चों,
तो हमें लिखना है सी, देखो बच्चों किस फंक्शन का हमें करना है, सी, और v की जगह लिख रहा है v नॉट साइन ओमेगा टी, v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इतनी देर हमको पिछले वाले में इंटीग्रेशन करना पड़ा था, इस वाले में बच्चों हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन जब हमें करना है इसका, तो हम किस तरीके से करेंगे, ये लिख लिया आपने। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, i इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। तो बच्चों सी वी तो कांस्टेंट है, सी वी नोट, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। तो हमें डी अपॉन डी टी किसका करना है बच्चों, साइन ओमेगा टी का, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों क्या आता है, कोस ओमेगा टी। ओमेगा टी कंपाउंड टर्म है तो ओमेगा मल्टीप्लाई में भी आएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं आई इज इक्वल टू सी वी नॉट, ये लिख लिया हमने। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी का भी करना पड़ेगा तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं सी वी नॉट तो था ही, आई इज इक्वल टू, और इसका ओमेगा टी, ओमेगा आगे आ जाएगा, तो हमारे पास बच गया ओमेगा सी वी नॉट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे हम जो फंक्शन लेके चले थे, ठीक है ना बच्चों, यहां पे गौर से देखो एक बार, फंक्शन हम जो लेके चले थे वो तो हमें मिल जाएगा अभी, हम जिस टर्म्स में जिस कंडीशन में चाहते हैं। तो फंक्शन में मिला कोस ओमेगा टी, हम जो कंपैरिजन को करना है वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमें जो मिल रहा है कोस ओमेगा टी। तो साइन और कोस के फंक्शन का हम किस तरीके से, देखो फेज डिफरेंस देखेंगे तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस वाले फंक्शन को, कोस वाले फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे साइन वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। कन्वर्ट करते टाइम पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि ओमेगा टी हम प्लस का रखें, ठीक है ना। वैसे तो हम जानते हैं कि अगर पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखूंगा तो कोस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। पर देखो आपने किया गया पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को हम हमेशा प्लस का रखना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक के फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेक के फंक्शन अगर पॉजिटिव हैं तो यहां पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस फंक्शन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। तो इधर देखो i इज इक्वल टू वी नॉट, देखो इस ओमेगा सी को मैं 1 अपॉन ओमेगा सी लिख देता हूं। अपॉन के अपॉन में तो ऊपर ही आ जाएगा, वापस सेम टर्म बन जाएगी ओमेगा सी वी नॉट। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, और मैंने लिखा कोस की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों, साइन, और इस बार मैंने लिखा पाई बाई टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है बच्चों, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, हम जानते हैं साइन का फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का ये, और ओमेगा पाई बाई टू में कुछ प्लस करेंगे तो कोस ओमेगा टी। इस फंक्शन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब v नॉट के अपॉन में जो है बच्चों 1 अपॉन सी ओमेगा, ये r की जैसे, v के अपॉन में जो भी होगा वो r की जैसे बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस की जैसे। तो ये 1 अपॉन ओमेगा c जो है वो रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करेगा यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको xc से डिनोट करेंगे, उसको xl से डिनोट किया था, ठीक है। पर पहले तो हम इसकी जगह आई नोट लिख लेते हैं और इन फंक्शंस को स्टडी करके इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले फेजर और ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा i इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख देता हूं बच्चों, आई नोट। आई नोट का डिस्कशन हम बाद में करेंगे अभी, ठीक है ना। और यहां पे हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये हमारा फंक्शन आ गया बच्चों, ठीक है। और यहां पे आई नोट हमने किसको बोला है, तो आई नोट के लिए हम इधर कंसीडर कर लेते हैं, इसको तो हम अलग से स्टडी करेंगे कि इस पूरे को हमने आई नोट बोला है, जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहां पे करंट भी मैक्सिमम होगा, और ये नीचे जो है वो आर की जैसे बिहेव कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इस स्टडी हम अभी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पहले ग्राफ बनाते हैं। हमारा जो मेन फंक्शन था बच्चों वो क्या था, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का फंक्शन आया i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इसका मतलब जो वोल्टेज है और जो करंट है इन दोनों में फेज डिफरेंस है कितना, पाई बाई टू का। जो हमारा करंट है वो करंट
इस बार वोल्टेज से π/2 आगे चल रहा है। तो अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। पहले आप ये उतार लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो अब हम देखो बच्चों इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो देखो फेजर डायग्राम जब हम इसका कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है फेजर डायग्राम के लिए? क्या करते हैं हम सबसे पहले? देखिए इधर हमने बनाया इस तरीके से, V के लिए, I के लिए तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका सिखा रखा है बच्चों। Y इस तरीके से, X ये O, ठीक है। अब बताओ मुझे कि वोल्टेज आगे है या करंट? करंट आगे है। इस बार कौन आगे है, वोल्टेज या करंट? करंट आगे है π/2। तो कहीं भी हम V0 को डिनोट कर लेते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा दूर ले लेते हैं हम ताकि इसका प्रोजेक्शन आपको अच्छे से दिख जाए। ये ले लिया मैंने V0 और इसको इस तरीके से मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया V। अब बच्चों आगे कौन चल रहा है, करंट, और हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे π/2, ठीक है। स्मॉलर सर्किल, छोटा वाला सर्किल किसके लिए है? I के लिए। तो I0 अब इससे बच्चों कितना आगे चल रहा है? π/2। तो ये हो गया π/2 I0। I0 का प्रोजेक्शन यहां पे ले लेते हैं I, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? π/2। π/2 का फेज डिफरेंस दोनों के बीच में है, ठीक है ना। ये वैल्यू है हमारी π/2। तो देखो बच्चों π/2 का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, पर वोल्टेज करंट से π/2 पीछे है, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसके अंदर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अंदर इस वाले सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो वोल्टेज से π/2 आगे होगा। फेजर डायग्राम हमने इसका बना लिया। तो मैंने आपको तरीके बताए थे कि इससे भी सिंपल एक डायग्राम बनाया जा सकता है। किस तरीके से बना सकते हैं हम? सिंपल, ठीक है। तो सिंपल डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों। देखो आगे कौन चल रहा है? करंट चल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? I, यहां पे लिखेंगे V। तो सिंपली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। और इधर की तरफ हमारा मोशन है, तो जो वोल्टेज है उससे π/2 आगे करंट है। इस तरीके से भी सिंपल हम बना सकते हैं। अब बच्चों अगर हमको इसकी वेव बनानी हो तो वो किस तरीके से बनेगी? देखो वेव भी डिनोट करते हैं हम। ये उतार लीजिए आप, देखो मैं मिटा देता हूं। अब देखो बच्चों अगर इसका वेव डायग्राम बनाना हो, वेव डायग्राम, तो क्या माना था हमने? फंक्शन v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I का फंक्शन क्या है हमारे पास? I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये फंक्शन आ गया बच्चों। अब देखो ये फंक्शन हमारे पास आ गया ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो अब हम इसका वेव डायग्राम बनाते हैं सिंपल। तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सिंपल है। लाइन खींचिए इस तरीके से, ठीक है, और फंक्शन बनाते चलिए इस तरीके से, ठीक है। और बड़ा बनाते हैं हम इस डायग्राम को। देखो ये नीचे से मिटा लेते हैं ताकि तुम्हें बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाए किस तरीके से हमको बनाना होता है। तो देखो ये हमने बनाया, यहां पे हम क्या मानते हैं बच्चों? ओमेगा टी। यहां पे हम क्या मानते हैं? V और I। अब देखो ये तो V का बनाते हैं हम सबसे पहले, इस तरीके से। ये तो हम V के लिए रख लेते हैं,
v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हम डिनोट करते हैं वी नॉट, चलो इसको रहने देते हैं हम, और वैसे कर भी देते हम जानते हैं इस वैल्यू को वी नॉट बोलते हैं हम। आई का ग्राफ बनाते हैं। अब देखो बच्चों, आई इससे आगे है पाई बाई टू। आई कितना आगे है? पाई बाई टू। तो मैंने जो आपको स्टाइल बताई थी उससे हम कर लेते हैं। यहाँ पे तो जीरो है, फिर हर पाई बाई टू टाइम पे हम लाइंस खींच लेते हैं ताकि डिनोट करने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों देखिए क्या करते हैं हम, ये हमने बना लिया वी नॉट। अब हमको बनाना है इसके अंदर आई का। तो आई जो है पाई बाई टू आगे चल रहा है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहां से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आई की मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आएगा बच्चों। देखो, अब जहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की, तो इसकी मिनिमम। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी? जीरो वोल्टेज वाली की, तो इसकी मैक्सिमम आएगी। थोड़ा कर्व टाइप से बनाइए डायग्राम। देखो, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो, तो इसकी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, फिर जब वोल्टेज की मैक्सिमम आएगी तो इसकी जीरो हो जाएगी, तो यहां से मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया हमने। फिर जब हमने देखा वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस टाइम। फिर इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम आएगी तो ये जीरो होगा। इस तरीके से। ठीक है, फिर ये जीरो होगा तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा। इस तरीके से। ये जो डैश वाला ग्राफ है इसको हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो हमने देखा कि देखो बच्चों, ये पाई बाई टू इस बार जो हमारा करंट है, ठीक है ना, ये जो है हमारे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा करंट है बच्चों इस बार। ठीक है, तो जब करंट पाई बाई टू आगे होगा, यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं पाई बाई टू, यहाँ पे पाई। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 3 पाई बाई टू। यहाँ पे कितना होगा? 2 पाई। टाइम अगर रखें तो ये कितना होगा बच्चों? t/4। ये कितना होगा? t/2। ये टाइम कितना होगा? 3t/4। ये कितना होगा? कंप्लीट t। ठीक है, तो हमने देखा ये जीरो होगा तो ये ऑलरेडी π/2 पे होगा, तो करंट इस बार लीड कर रहा है, तो वेव डायग्राम भी हमने बना लिया। ठीक है, अब जो हमारा इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस था उसकी हम और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये पहले आप वेव डायग्राम देख लीजिए, फेजर डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, आपने उतार लिया होगा। अब हम आगे उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की चर्चा करते हैं। इसको मिटा देता हूं। तो देखो बच्चों, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जो भी मैं बनाता हूं तुरंत। अब हमने जो छोड़ दिया था डिस्कशन, उसकी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे वापस। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था आई नॉट इज इक्वल टू, हमने बोला था वी नॉट अपॉन, ठीक है ना, किसको बोला था हमने? 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको हम बोलते हैं वी नॉट अपॉन एक्स सी।
क्या बोलते हैं बच्चों इसको, वी नॉट अपॉन एक्स सी। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं हियर 1 अपॉन ओमेगा सी बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस which is called capacitive reactance ठीक है, डिनोटेड बाय एक्स सी। ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा सी बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस, एक्स सी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट लिख लेते हैं हम, यूनिट ऑफ एक्स सी। बच्चों रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहा है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम। ठीक है, यूनिट इसकी भी ओम होगी। और अब देखो इस फॉर्मूला से हम देखते हैं कि हम क्या डिराइव कर सकते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। सी तो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी तो हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये सी तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन सी इंटू ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ठीक है, ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2, सी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एफ तो 1 अपॉन एफ। तो एक्स सी किसके प्रोपोर्शनल हुआ बच्चों, एक्स सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, अब देखो यहां पे हम बच्चों इसको देखते हैं, ये आप यहां तक का उतार लीजिए, ये आपको उतारना है, ये भी उतार लेना है। अब अगर हम इसको डीसी के लिए बच्चों कैलकुलेट करेंगे, देखो 4 डीसी, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होगी 0, एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी, यहां पे हम 0 रखेंगे तो एक्स सी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। डीसी के लिए देखो बच्चों, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 ही तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। इसका मतलब डायरेक्ट करंट के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, ये रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करता है, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट आएगा ही नहीं सर्किट के अंदर। इसका मतलब जो डीसी हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसके लिए कैपेसिटर काम ही नहीं करता। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर किस केस के अंदर, कैपेसिटर डायरेक्ट करंट के अंदर काम ही नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो करंट फ्लो ही नहीं होता, तो इस केस में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, डीसी के लिए काम भी नहीं करता है ना। अब देखो यहां पे अगर हम एसी करंट के लिए देखें, तो देखो एसी के लिए देखें, अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखो एक्स सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एफ के, या हम बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के। तो जैसे जैसे एफ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है ना, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम होता जाएगा और करंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये हमारी फ्रीक्वेंसी, दोबारा सुनना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस अगर कम होगा, रेजिस्टेंस की जैसे ही बिहेव करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ये वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो हमारा जो एक्सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करता है, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, एसी में ये इस तरीके से काम करता है, और डीसी के लिए तो काम ही नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता वो भी बता देता हूं अभी आपको, ये उतार लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको मिटाता हूं, देखो अब बताता हूं आपको कि कैपेसिटर के लिए काम क्यों नहीं करता है ये।
डीसी करंट के लिए कैपेसिटर काम क्यों नहीं करता, वो हम देखते हैं बच्चों। तो देखो डीसी करंट के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक कैपेसिटर बना लेते हैं, बैटरी लगाते हैं। डीसी की बैटरी इसी तरीके से बनाते हैं हम, डायरेक्ट करंट की बैटरी इसी तरीके से बनाई जाती है, प्लस माइनस। तो करंट ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में। देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते हैं, तो इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, या सिर्फ माइनस लिख देता हूं मैं, है ना। यहाँ पे इस प्लेट पे आ जाएंगे माइनस 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 माइनस, इस प्लेट पे आ जाएंगे प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या होगा कि जब डायरेक्ट करंट के लिए हम डीसी सोर्स के लिए ये कंसीडर करेंगे कंडीशन को, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाना स्टार्ट होंगे और ये जो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट होगी इस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अकॉर्डिंग ये अब, ठीक है ना, क्या करेगा, हमने क्या मेथड देखे थे चार्जिंग के, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग। तो ये इंडक्शन से क्या करेगा, ये माइनस अपने सामने वाली प्लेट पे क्या इंडक्ट कर लेगा, प्लस, जितने नेगेटिव है उतने ही प्लस ये इंडक्ट कर लेगा, और थोड़ी देर बाद में इलेक्ट्रॉन्स के आने से ये फुल सैचुरेट हो जाएगा और कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेशन की कंडीशन आएगी और हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे लगातार, तो एक कंडीशन आएगी जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है उसके बाद में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखो ये माइनस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहां भी माइनस है, ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेंगे, आने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा बैटरी की वजह से, तो यहाँ पे जो नेगेटिव होंगे इस वाली प्लेट पे, तो और जो नेगेटिव आएंगे इलेक्ट्रॉन्स उनको ये रिपेल करेंगे, आने ही नहीं देंगे। तो एक कंडीशन के बाद में क्या होगा कि यहां से ये चार्जिंग लेना बंद कर देगा, सबसे पहले बात तो डिस्चार्ज भी नहीं होगा, और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो भी बंद हो जाएगा क्योंकि ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो हमने देखा जो डायरेक्ट करंट था उसके लिए कैपेसिटर ने काम ही करना बंद कर दिया, डिस्चार्ज होने का तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ, और यहाँ पे माइनस एक्यूमुलेट होते गए, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट माइनस जाएंगे जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा उसके बाद में वो माइनस और माइनस को रिपेल करेंगे और यहाँ पे करंट का फ्लो ही बंद हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर फ्लो ही नहीं होने देगा तो करंट बनना इस डायरेक्शन में बंद हो जाएगा और डीसी के लिए ये काम ही करना बंद कर देगा कैपेसिटर, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए, डीसी सोर्स के लिए काम ही नहीं करता। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, डीसी सोर्स के लिए, डीसी सोर्स के लिए, फॉर डीसी सोर्स कैपेसिटर डजंट वर्क, ठीक है, ये याद रखना है। मैंने आपको बता भी दिया क्यों, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और यहाँ से चार्जेस का फ्लो ही खत्म हो जाएगा, तो करंट ही रुक जाएगा बनना, करंट ही बनना बंद हो जाएगा, तो डीसी के लिए फंक्शन ही करना बंद कर देगा, ठीक है। इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। तो अब जो हमारे फॉर्मूला है, आपके पास दो फॉर्मूला है, इस पे कल क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम्पल्स। एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा इज इक्वल टू एल 2 पाई एफ। एक फॉर्मूला है एक्स सी 1 अपॉन सी ओमेगा, क्या था 1 अपॉन सी इंटू 2 पाई एफ, ठीक है। ये जो दोनों फॉर्मूला इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन पे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद में हम बच्चों इनके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिंपल क्या पढ़ा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके कॉम्बिनेशन लेंगे, जैसे एल और आर, ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो और रेजिस्टेंस भी हो, ठीक है। आरसी सर्किट, उसमें रेजिस्टेंस भी हो और कैपेसिटेंस भी हो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन। एलसीआर सर्किट, ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टेंस भी हो, कैपेसिटेंस भी हो और रेजिस्टेंस भी हो, सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है ना। तो उनका कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे। फिर उसके अंदर एलसीआर के अंदर रेजोनेंस कंडीशन आएगी,
ठीक है ना, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, काफी फॉर्मूला आएंगे जो वन बाय वन हम इसके बाद में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इनके कुछ एग्जांपल्स, क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा जो इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है ना, और जो इनके कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, इनके जो अरेंजमेंट्स है जैसे कि RC RL सर्किट, ठीक है ना, उनके बारे में LCR सर्किट। और फिर मैंने बच्चों आपको बताया कि ये जो इनके फॉर्मूलाज बनेंगे काफी सिंपल होंगे। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर AC चैप्टर के अंदर से हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो वैल्यू पुट करते ही आसानी से हो जाते हैं। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू पे क्वेश्चंस करवाए थे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे, आपने देखा था बिल्कुल सिंपल है, केवल हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनके भी अंदर L सर्किट, LCR XL XC, इन सब की वैल्यूज अगर हमें पता हो, फॉर्मूलाज में याद हो, तो इजीली हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में 2 या 4 नंबर का इनका न्यूमेरिकल आता है जो कि बिल्कुल सिंपल होता है, कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो इनका कॉम्बिनेशन भी आएगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। इस लेक्चर में इतना ही, और चैनल को लाइक करना प्लीज, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना इसको, ठीक है, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।